हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 15 फरवरी। आज हिंदी न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही रिलेवेंट टू यूपीएससी। कुछ टॉपिक है हिंदू प्रीमियम में अवेलेबल है, मतलब हिंदी ऑनलाइन साइट में अवेलेबल है, पेपर में तो नहीं है। तो बहुत रिलेवेंट टॉपिक वो भी डिस्कस करेंगे, रिलेवेंट टू लद्दाख। ठीक है, देखिए हम देख रहे हैं हिंदू प्रीमियम के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लद्दाख में जो है, लद्दाख पर कुछ वो लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहा है, उसको मेन 4 डिमांड है। ठीक है, वो हमको समझना है। ठीक है, उसके प्रॉब्लम इश्यूज़ क्या आ रहा है, 2019 में जो एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद उनका क्या इशूज है, उन लोगों को क्या डिमांड था, क्या सोचा था उनमें। उन लोगों ने पहले सोचा था, पहले जम्मू कश्मीर का अंदर था, तो उन लोगों जो है लद्दाख पीपल जो है उनको सोचा था अगर सेपरेट उनका सेपरेशन किया जाए, सेपरेशन उसको कहीं से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर उनके ऊपर काफ़ी सारी जो है नेगलेक्ट करते थे, उसको सेपरेशन चाहिए था। लेकिन 2019 के बाद 370 एप्लीकेशन के बाद उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला उनको। ठीक है, काफ़ी सारी इशू है, वन वन डिस्कस करेंगे। एक तो है उनको जो 6 शेड्यूल जो है उसका लोग आना चाहते हैं, गवर्नमेंट का 6 शेड्यूल है उसका अंदर आना चाहते हैं। 6 शेड्यूल क्या है हम डिस्कस करेंगे, वो लोग क्या आना चाहते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लोगों ने क्या है, लद्दाख में जो है 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो कारगिल हो गया, एक तो हो गया लेह हो गया। ठीक है, कारगिल मेनली मुस्लिम कम्युनिटी है, ले जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, दोनों के अंदर क्लैश है। ठीक है, दोनों के अंदर जो है मतभेद है, काफ़ी सारी है। जम्मू कश्मीर अलग होने के बाद लद्दाख सेपरेशन हो गया। उनको बाद जो है पहले जो है लद्दाख का जो 4 एमएलए जम्मू कश्मीर स्टेट में था, अभी वो नहीं है। ठीक है, और उनका जो कोई लेजिस्लेचर भी नहीं है। ठीक है, लद्दाख का जो है ले का कोई लेजिस्लेचर भी नहीं है। वो लोग कई केस में जो है उनका जो कहना था, उनका जो काफ़ी सारी जॉब क्रिएशन है, काफ़ी सारी इशूज जो है, उनका जो खुद का एम्पावरमेंट, उनका लोकल ऑटोनॉमी, उनका जो मतलब ऑटोनॉमी है, उनका जो लैंग्वेज है, कई केस में वो लोग जिसको रिक्वायरमेंट थी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आर्टिकल का समरी में देख लेंगे। ठीक है, जो लद्दाख देख रहे हैं, लद्दाख का 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक कारगिल है और एक है ले है। ठीक है, उसके लोग क्या चाहते थे वो भी डिस्कस करेंगे। वो 6 शेड्यूल में क्यों आना चाहते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या इशूज़ है। ठीक है, सारी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे तो एमएसपी के मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, कल जो डिटेल हम डिस्कस किया, जो हरियाणा और पंजाब का जो फार्मर्स है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या डिमांड थी डिटेल डिस्कस किया था। उनका क्या मेजर क्या डिमांड थी, उनका डिमांड है जो डॉक्टर स्वामीनाथन जो कमीशन है उनका जो कैलकुलेशन है एमएसपी के, उस कैलकुलेशन के हिसाब से अभी एमएसपी डिसीजन एक तो कैलकुलेशन किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 जो है एमएसपी को लॉ में चाहिए, गारंटेड एमएसपी चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है गारंटेड चाहिए, लॉ को कन्वर्ट होना चाहिए। उसमें क्या होगा, उसमें फार्मर्स का फ़ायदा क्या होगा, फार्मर्स के ये फ़ायदा होगा जो भी फार्म प्रोड्यूस करेंगे, अगर मार्केट प्राइस अगर एमएसपी से अगर रिड्यूस हो, कम हो, तो 100% जो क्रॉप जो है गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी नहीं है। ठीक है, उसमें क्या फार्मर्स को जो एक इकोनॉमिक जो बूस्टअप होगा, इकोनॉमिकली बूस्टअप होगा, उससे गारंटेड पैसा मिल जाएगा, जितना जितना पैसा उन्होंने लगाया है, जितना पैसा उनको मिला है वो सब मिल जाएगा। डॉक्टर स्वामीनाथन का जो कैलकुलेशन है, नंबर 1 तो ये था उसको 50% जो है प्रॉफिट होना चाहिए, जो कैलकुलेशन जो होगा 50% प्रॉफिट होना चाहिए, कैलकुलेशन होगा। और स्वामीनाथन में स्पेसिफिक एक उन्होंने कैलकुलेशन दिए थे जो गवर्नमेंट उसको अभी फॉलो नहीं कर रहा है, जो फार्मर्स का रिक्वायरमेंट है वो कल ऑलरेडी हम डिस्कस किए, आज और एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल ये और एक कल डिस्कस किए, एक बार और डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी जस्ट टू स्काई प्री पैंडेमिक लेवल। कॉन्फिडेंस इकोनॉमी हमारा जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस कई सारी पॉइंट उन्होंने एनालिसिस किए आज हिंदू आर्टिकल में, बहुत सारी पॉइंट है। एक तो हो गया 70% जो है आपको जिस टाइम पार्लियामेंट में जो 146 जो है एमएलए उसका सस्पेंड हुआ था, ये भी कैसे कई सारी इशूज है उन्होंने एनालिसिस की, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या इस गवर्नमेंट को और कॉन्फिडेंस क्यों लूज हो रहा है, कि प्लस पॉइंट क्या है, क्या माइनस पॉइंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंडिया पेरू का ट्रेड पैक्ट जो है, ठीक है, ये आर्टिकल हमने लिया इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से। ठीक है, इंडिया पेरू का ट्रेड पैक्ट जो है अभी 6 राउंड होने जा रहे हैं। गवर्नमेंट काफ़ी कंट्रीज के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चले, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक तो ये भी है पेरू के साथ है, ओमान के साथ है,
यूके के साथ है, यूरोपियन यूनियन इनका साथ है, काफ़ी कंट्री के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बातचीत चल रहा है। ठीक है, पेरू भी एक है, 6 राउंड टॉक है, इसका बात करेंगे। पेरू के साथ क्या इकोनॉमिक रिलेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पेरू के जियोग्राफिकल जो लोकेशन वो हम डिटेल एज पर मैप जो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा ये भी आर्टिकल है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस का, एडिबल ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम 23% जो है एडिबल ऑयल क्या क्या है। एक तो सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सनफ्लावर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सोयाबीन जो है, सनफ्लावर जो है, पाम किससे इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, थाईलैंड से वो करते हैं, मेघालय से करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है जो ये सोयाबीन जो है हम यूक्रेन और रशिया से करते हैं, सनफ्लावर जो है हम करते हैं अर्जेंटीना ब्राज़ील से। इस सारी कंट्री का लोकेशन हम देख लेंगे। जो लोग 2025 की तैयारी हो रहा है वह 2024 वाले DP ले लिया। इस सारी कंट्रीज़ का जियोग्राफिकल लोकेशन और एक बार रिवाइज करेंगे। आप लोगों को मैप के बारे में आपको जो भी है इंपॉर्टेंट या जजमेंट हो जाएगा और भी रिविजन हो जाएगी। आज का फर्स्ट आर्टिकल आ रहा है जो बहुत ही आज का थीम आर्टिकल है लद्दाख के बारे में। लद्दाख लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या गवर्नमेंट को उसका चाह रहा है, वो लोग क्या चाह रहे हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या सोच के रखा था, अभी क्या है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या है, हम देखिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, 1000 और लद्दाख जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे। इसका रिक्वायरमेंट क्या थी, एक तो देखो इंक्लूशन ऑफ 6 शेड्यूल होना चाहिए, प्रोटेक्ट ऑफ रीजन लैंड कल्चर एंड एनवायरमेंट। तो 6 शेड्यूल क्या है इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, उनका डिमांड क्या है जानना जरूरी है। ठीक है, तो 1 बाय हम डिस्कस करते हैं। उनका मेनली 4 डिमांड है। ठीक है, एक तो ये फुल फ्लेज लेजिस्लेचर चाहिए, अभी वो लोग स्टेट का बात कर रहा है। ठीक है, स्टेट का डिमांड सेपरेट स्टेट पर बात कर रहा है, स्टेट होना चाहिए वहाँ पे अभी ड्यू टू कंडीशन में। ठीक है, फुल फ्लेज लेजिस्लेचर होना चाहिए, अभी उनको पास लेजिस्लेचर जो है नहीं है, पहले था। ठीक है, अभी के कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल क्या है, 1949 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट जब हमारे कंट्री में कई सारी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन ट्राइबल ग्रुप्स के डेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट लॉ कानून बनाया था, तो 6 शेड्यूल में बना था। ठीक है, तो 6 शेड्यूल में क्या होगा, एक जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेंगे। क्या बनेंगे, ADC बनेंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अभी कई जो है नॉर्थ में कई सारी जो स्टेट है, जैसे कि आसाम में कई सारी स्टेट्स है, उसमें ये लोग अभी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या करेंगे, इसके बाद जो लोकल बहुत सारी ट्राइबल्स का बहुत सारे केस रहता है, जैसे डाइवर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, मैरिज हो गया, सैनिटेशन बात है, वाटर हो, तो लोकल जो ट्राइबल्स है उसके लिए कानून बना सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, लेजिस्लेट करते हैं, कानून एनेक्ट कानून बना भी सकते हैं, उसको एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं, ADC। ठीक है, उसमें जो है बना है। लेकिन लद्दाख में जो है ये नहीं है। लद्दाख में क्या है, लद्दाख जो है लद्दाख डेवलपमेंट हिल काउंसिल है। ठीक है, लद्दाख डेवलपमेंट हिल काउंसिल है, उसमें इसका जो है ओनली एग्जीक्यूटिव पावर है, उसमें लॉ बनाने का कोई पावर नहीं है। ठीक है, इसलिए जो ले पीपल्स है उन लोगों ने क्या करे, सेपरेट उनको जो है 6 शेड्यूल का अंदर आना चाहते हैं, इसके लिए सेपरेट ADC मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाए, जिसके अंदर अथॉरिटी रहेगा लॉ बनाने के लिए, ले पीपल लॉ स्पेशल लॉ बनाने के लिए जो भी चीज़ है, मतलब लैंड ट्रांसफर। अभी क्या है, लद्दाख में ADSC जो है लद्दाख डेवलपमेंट हिल काउंसिल के अंदर लॉ जो ऐसे कोई कानून बनाने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ जो लॉ को जो है ट्रांसफर मतलब जो तो लॉ ट्रांसफर करने लद्दाख असाइनमेंट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट से लॉ जो लैंड है उसको असाइन कर सकते हैं, कोई लॉ लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई लॉ बना नहीं सकते। ठीक है, मतलब पावर लिमिटेड बहुत हो गया। ठीक है, ADSC के, इसलिए जो है लद्दाख पीपल जो ले के पीपल्स है, बुद्धिस्ट पीपल है, वो लोग चाह रहे हैं सेपरेट जो उसका कानून के अंदर जो है 6 शेड्यूल के अंदर आने के लिए। ठीक है, 6 शेड्यूल और भी बहुत सारे फायदे हैं उसका, जो है 6 शेड्यूल ADC है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो गवर्नमेंट का जो है कंबाइंड फंड है, उसमें फंड ले भी सकते हैं, फंड मांगा भी सकते हैं, लोकल के लिए यूज भी कर सकते हैं, कई सारी फायदा है। तो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उसके अंदर जो है अभी आसाम मिजोरम में वो सब लागू है। ठीक है, उसमें वो यूज कर सकते हैं। लेकिन लद्दाख के केस में जो है पहले वो लोग सोच रहा था जो एब्रोगेशन 237 होने के बाद सेपरेट आइडेंटिटी उन लद्दाख वालों को मिल जाएंगी, उसके बाद जो है उनका जो सेपरेट लेजिस्लेचर बनेगा, सेपरेट लॉ बनेंगे, सब उसका सब कुछ अदर रहेगा, जो अभी नहीं है। पहले मतलब एब्रोगेशन का पहले 4 MLA था, तो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का अंदर 4 MLA था, अभी वो नहीं है।
दो लेजिस्लेचर था, अब वो भी नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है लद्दाख पीपल दो लेजिस्लेचर पाल रहे, किसके लिए, एक कारगिल के लिए, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए, दोनों सेपरेट उनको चाहिए। ये तो क्लियर है ना। तो ये जॉब क्रिएशन, जॉब रिजर्वेशन, अभी क्या हो रहा है, अभी जम्मू कश्मीर अलग होने के बाद उनके पास कुछ सेपरेट पब्लिक कमीशन कोई नहीं है। पब्लिक कमीशन जो है गेजेटेड ऑफिसर जॉब के लिए ऐसे कुछ एग्ज़ाम नहीं होता लद्दाख में, ठीक है। हालांकि वो जम्मू कश्मीर ऑलरेडी 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स होने के बाद अभी चल रहा है। तो गेजेटेड ऑफिसर जॉब के लिए लद्दाख में कोई पब्लिक कमीशन एग्ज़ाम नहीं भरते, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं भरते। इन लोगों को डिमांड है जो एक अलग सेपरेट उनको आइडेंटिटी दिया जाए, उनको बस सेपरेट जो है पब्लिक कमीशन अथॉरिटी है उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए उनको भी अप्लाई कर पाएगा, एग्जाम दे पाए, ये भी उस जजमेंट है। अभी ये भी बताया जा रहा है लद्दाख में जो है देखो 26% के ऊपर जो ग्रेजुएटेड पर्सन जो है, जो स्टूडेंट्स है, मतलब उसको कैंडिडेट है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको एम्प्लॉयमेंट का अभी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी कुछ नहीं है। सेंट्रल ने बहुत सारी कुछ ये दिया था, अभी उसके पास ऐसा कुछ तो नहीं मिला। सेंट्रल ने पहले से बहुत बोला था उन्होंने आप बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद सेंटर ने क्या किया, उन्होंने कमेटी बैठा दिया, ठीक है। कमेटी बोलो अभी कमेटी उसको जजमेंट करेंगे, उनको रिकमेंड करेंगे। अभी सेकंड राउंड उसको जजमेंट, सेकंड राउंड उसका कमेटी बैठक होगा। अभी लेंदी प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये आर्टिकल और डिटेल डिस्कस करते हैं। ये मोटा मोटा जो आर्टिकल जो आर्टिकल का मेन जो थीम है, मोटा मोटा जो फायदा ये है पॉइंट है, हमने बता दिया, ठीक है। क्या क्या ये है, उसका डिमांड क्या है, एक तो फुल फ्लेंज लेजिस्लेचर चाहिए लद्दाख वाले को, जो अभी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड ऑफ 6 शेड्यूल के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड होना चाहिए, जो बाकी स्टेट में, आसाम में है, मिजोरम में है, बाकी जो इस बाकी स्टेट में जो ट्राइबल्स ग्रुप्स उनको सेपरेट उनको मिलता है, लेकिन लद्दाख में जो पीपल बुद्धिस्ट पीपल उसको मिलना चाहिए, उस कैटेगरी अंदर चाहिए। इसमें फायदा क्या होगा, एडीसी मतलब है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक अलग कमेटी बैठेंगे, कमेटी डिसाइड करेंगे, कमेटी पॉलिसी लाएंगे, कानून बनाएंगे, सबको एग्जीक्यूटिव करेंगे, सब कुछ वही करेगा, ठीक है। फंड भी लाएंगे सेंटर से, ठीक है, कंबाइन फंड से लेंगे, वो भी लेंगे, सब करेंगे। अभी लद्दाख के पास जो है लद्दाख डेवलपमेंट हिल काउंसिल जो है, उसके पास जो है ऐसा कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो कानून बना सके, वो सिर्फ कानून को एग्जीक्यूट, जो पॉइंट है वो एग्जीक्यूट करने के लिए वो है, ठीक है। फिलहाल तो ऐसे कुछ कानून सेपरेटली, समझ गया ना मैं बोलो, उनका क्या मतलब कैसे पिछड़ा हो रहा है, बैकग्राउंड में जा रहा है लद्दाख पीपल, इसलिए उनका डिमांड है, ठीक है। सेपरेट लोकसभा सीट पर लेह कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए तो पहले था, अभी लेयर कारगिल डिस्ट्रिक्ट में अभी तो नहीं, ठीक है, सेपरेट चाहिए, ठीक है। जॉब क्रिएशन का बात अभी हो गया। जो बात कर रहा था व्हाट इज 6 शेड्यूल, ऑलरेडी डिस्कस पॉइंट वाइज डिस्कस कर दिया। 6 शेड्यूल में ऑलरेडी आसाम में अभी आसाम, मेघालय, मिजोरम जो 3 जो है इसमें 3 काउंसिल है, ईच है, उसको 3 काउंसिल है। अभी त्रिपुरा में 1 काउंसिल है, ठीक है। ये लोग को क्या है, काफी अथॉरिटी उसमें जो है लद्दाख लद्दाख जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल जो इसके पास है, उसके पास ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कुछ अथॉरिटी नहीं है जो कानून उसको बना चाहते हैं, एनाक्ट कर चाहते हैं, ठीक है। यही उनका मेन कंसर्न है। इसलिए लद्दाख पीपल जो है वो लोग इसके अंदर आता है। लिमिटेशन ऑफ जो है, लिमिटेशन एडी सेम लिमिटेशन है। शेड्यूल अथॉरिटी जो बात करता है, अंडर शेड्यूल अथॉरिटी हैव द अथॉरिटी टू क्रिएट लॉ, उसको लॉ बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एंड रिजर्विंग फंडिंग फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड, सेंट्रल कंबाइंड कॉन्सोलिडेटेड फंड, उससे फंड ला सकते हैं। लोकल में जो सैनिटेशन करना, रोड का डेवलपमेंट करना, एजुकेशन से सब कुछ करना, सब कुछ कर सकते हैं। मैरिज के, डिवोर्स के लिए, इंटरमीडिएट में जो भी इशू है, जो भी पॉइंट है, ये लोग खुद रिजल्व कर सकते हैं एडीसी। लेकिन लद्दाख के पास जो है जो अथॉरिटी, ये लद्दाख अथॉरिटी हिल काउंसिल LAHDC के अंदर जो है लद्दाख और ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो उनका पॉइंट है, ठीक है। वाई लद्दाख विश टू इंक्लूड, ऑलरेडी बात किया, जो लद्दाख का जो इश्यूज है उसके लिए लद्दाख जो है 6 शेड्यूल के अंदर आना चाहता है, ठीक है। ये सारी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। प्रोटेस्ट कौन कौन अथॉरिटी कौन कौन कर रहे हैं, एक तो LAB, ठीक है, ले एपेक्स बॉडी कर रहे हैं, और जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA कर रहे हैं, ठीक है। इनके जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों अथॉरिटी के अंदर कर रहे हैं। इसका जो रिक्वायरमेंट था डिस्कस कर दिया, ठीक है।
द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हैव लिमिटेड पावर, इसको लिमिटेड पावर है, ठीक है। इसको 3 पार्ट हो गया, अभी जम्मू कश्मीर ये देखो गया, लद्दाख के पास जो है दोनों सेपरेट हो गया, ठीक है। हाँ 35A जो अंदर पहले जो था 35 लागू था, अभी तो उसको टेक आउट कर ले, पहले था उसमें जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के पीपल है, जो खुद स्टेट का जो है उनको खुद का ज़मीन के ऊपर स्पेशल उनको मिलता था, उसका राइट मिलता था, उसको जो अदर्स हम इंडिया में नहीं है। जो अभी तो 35A वो तो आर्टिकल बंद हो गया, ठीक है। अभी 35 बंद होने के बाद जो है लद्दाख पीपल ये सोच रहा है उनको बाद जो सेपरेट आइडेंटिटी अपना ज़मीन का सेपरेट आइडेंटिटी वो नहीं मिल रहा है, उनका ये भी प्रोटेस्ट है। क्राइसिस के है वो भी, जॉब क्राइसिस तो है ही है। एक्टिविटीज लीडर्स के क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम 1 to 2, इस कारगिल एंड ले फ्रॉम 2 चाहिए, लोकसभा सीट चाहिए अभी एक है। इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव लद्दाख इन पार्लियामेंट एंड फुल प्लेन इलेक्टेड लेजिस्लेचर, अभी फुल प्लेन इलेक्टेड लेजिस्लेचर का डिमांड कर रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इशू ऑलरेडी 26% अनएम्प्लॉयमेंट लद्दाख के पास है। अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो जॉब है गजेटेड और पब्लिक जो कमीशन से पब्लिक सर्विस का एग्जाम अभी ओपन नहीं है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी 2 बार हो गया, 3rd बार होने का अभी होने जा रहा है। लद्दाख में एक भी नहीं हो, उसको डिमांड है गजेटेड जॉब के लिए पब्लिक सर्विस जो कमीशन उसके बाद एग्जाम बैठे, उनके ये भी डिमांड है। सेंटर का क्या रिस्पॉन्स है, सेंटर पर पहले तो फोकस होता है कीन इंटरेस्ट टू ग्रैंड फुल स्टेटहुड, ठीक है, एंड स्पेशल स्टाटस टू लद्दाख। उसको सेंटर चाह रहा था फुल स्टेटहुड दे, स्पेशल स्टाटस लद्दाख देने के लिए, लेकिन वो जेटू प्रोटेस्ट किया, उसके लिए सेंटर ने क्या किया, एक कमीशन बैठा दिया। कमीशन क्या करेंगे, डिटेल जजमेंट करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है नहीं डिटेल्स करेंगे, उसके बाद जो है वो कमीशन रिपोर्ट देंगे। ये कोई लद्दाख के रिलेटेड मैटर है, ठीक है। आशा तो आप क्लियर हो गया। और कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल पेपर में नहीं है, लेकिन ऑनलाइन हिंदी प्रीमियम है, हिंदी फ्रंटलाइन में आता है, हिंदी प्रीमियम भी आता है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चूज़ किया। काफ़ी आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस किया, रिपीट आर्टिकल है, ठीक है, ठीक है। तो रिपीट आर्टिकल है, बार बार डिस्कस करना जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने कल डिस्कस जो किया यूए के बारे में डिस्कस किया, जो हिंदू टेम्पल 11 रिकॉर्ड हो गया, उसके बारे में डिटेल हमने डिस्कस किया। इंडिया यूए का डिटेल डिस्कस किया, इंडिया का काटा का रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस हो गया, सब रिपीट आर्टिकल है। तो हमने न्यू आर्टिकल तो जाएंगे। फार्मर्स कमीशन जो है ये पॉइंट तो ऑलरेडी कल हमने डिटेल डिस्कस किया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, सेंटर मस्ट एड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ फार्मर्स थ्रू टॉक, जो बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में इसका पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। पहले हमने नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, सेंटर मस्ट एड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ फार्मर्स थ्रू टॉक। जो बातचीत चल रहा है, कल भी हम डिस्कस किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के बारे में। पंजाब और हरियाणा का जो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका डिमांड क्या है, जो ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिटेल बता दिया है, ठीक है। इनका डिमांड है जो एमएसपी जो है गारंटी मिलाना है। अभी गवर्नमेंट का एमएसपी है वो गारंटी नहीं है, वो लॉ में नहीं है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, एमएसपी को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लॉ में कन्वर्ट करने के लिए, वो उनका मेजर डिमांड है। और जो एमएसपी का जो कैलकुलेशंस है, ठीक, वो जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन जो रिकमेंड किए थे, उस कमीशन के रिकमेंड के हिसाब से गवर्नमेंट को करना चाहिए, उनका एक डिमांड है जो गवर्नमेंट अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेशंस क्या है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। और जो उनका प्रोटेस्ट पे फेवर में आर्गूमेंट, अगर फेवर में आर्गूमेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे, इन फेवर में अगर अगेंस्ट में क्या गवर्नमेंट क्या इशूज है। गवर्नमेंट ये बोल रहा है फिलहाल तो एमएसपी को उनको डायरेक्ट कानून में लाने के लिए पॉसिबल नहीं है, फिर भी उन्होंने डिस्कशन करेंगे, जितना बेस्ट पॉसिबल है कर सकते हैं, ठीक है। एमएस में जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, ये फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन हुआ था 1966 में, ठीक है। एक कमीशन बैठाया गया था जो उसको में ये रिकमेंड किया था एमएस मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको दिया जाए, ठीक है। उसके बाद जो है 2004 में, ठीक है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन उन्होंने रिकमेंड की थी फार्मर्स को जो है जो प्रॉफिट है 50% होना चाहिए। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जितना भी खर्चा होगा, उसका प्रॉफिट जो है 50% लेगा गवर्नमेंट का एमएसपी डिसाइन होना चाहिए, ऐसा उनके कैलकुलेशन थे। कैलकुलेशन नंबर देख लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन बता रहे हैं जैसे कि कुछ कॉस्ट जो है
फार्मर्स को लगता है, कॉस्ट होता है, इरिगेशन कॉस्ट होता है, सीड्स प्रोक्योरमेंट का, फर्टिलाइजर प्रोक्योरमेंट का, बाकी वाटर जो भी लगता है, जो लेबर हायर करते हैं, कॉस्टिंग जो है, जितने भी खर्चा है सारी खर्चा को जोड़ के उसको A2 बोलेंगे। ठीक है, दिस इज A2, मतलब जितने भी खर्चा है उसका A2 बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इरीगेशन जितना खर्चा है। उसके बाद जो है A2 प्लस APL, APL मतलब कुछ फैमिली लेबर भी होता है, जो फार्मर्स को फैमिली लेबर जो अनपेड होता है, अनपेड लेबर इसको फैमिली में काम तो करे अनपेड है, उनको साथ जोड़ के A2 प्लस APL मिलकर गवर्नमेंट इसके ऊपर जोड़ के इसके गवर्नमेंट कमीशन से वो रिकमेंड करते, गवर्नमेंट को रिकमेंड करते कितना MSP होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन जो है उनको इस सब को A2 प्लस APL को बाद में भी जो है और कुछ कॉस्ट जो है फार्मर्स लोग उन्होंने इनकार कर दिया। इसके जो है वो होता है कुछ लैंड इसने रेंट में लिया तो रेंट हो गया, रेंट कॉस्ट हो गया, लैंड का रेंट हो गया, रेंट कॉस्ट हो गया, कोई इंटरेस्ट ले किसी का लोन ले उसका इंटरेस्ट हो गया, वो भी खर्चा भी कॉस्टिंग मतलब इरिगेशन कॉस्ट कॉस्टिंग में आते हैं। तो डॉक्टर स्वामीनाथन जो कमीशन है उन्होंने ये बताया था C2 मतलब पहले A2 प्लस APL प्लस जो है इंटरेस्ट कॉस्ट जो है इंटरेस्ट रेंट सब मिला के वो भी कॉस्ट जोड़ना चाहिए, इसको प्लस सब मिल के C2 प्लस प्रॉफिट 50% जोड़ के कैलकुलेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट जो अभी है ओनली A2 प्लस APL को कर रहे, गवर्नमेंट जो है कोई इंटरेस्ट कॉस्ट व कोई रेंट लैंड रेंट का कोई ऐसा कॉस्ट जो है गवर्नमेंट नहीं दे रहा, जो फार्मर का डिमांड है। ये तो क्लियर है ना। अभी बताए जा रहे हैं इसका फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा, इसमें अगर MSP में लॉ कानून में हो जाएगा फार्मर्स का फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट का क्या नुकसान होगा। ठीक है, पहले फार्मर्स का फ़ायदा क्या होगा डिस्कस कर लेते हैं, जो कल भी एक बार डिस्कस किया। ठीक है, फार्मर्स का फ़ायदा ये होगा, अगर अभी के फिलहाल सिचुएशन में क्या है, गवर्नमेंट तो MSP डिसाइड तो इरिगेशन को जो सोइंग सीजन को पहले ही जो MSP डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इतना 100% प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाते, नहीं करते। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर क्रॉप को ही करते, कुछ नहीं भी करते। बताया जा रहा है जो फार्मर्स को जो है ऑलमोस्ट 6% जो प्रोडक्ट क्रॉप जो है गवर्नमेंट को सेल कर पाते हैं। ठीक है, अगर MSP लॉ बन जाएगा, गारंटेड हो जाएगा, फार्मर्स को जो 100% वो लोग क्या जो प्रोडक्ट क्रॉप है जो है गवर्नमेंट को सेल कर सकता है। अगर प्राइस जो है लो हो जाए, मतलब मार्केट प्राइस से लो हो जाएगा तो MSP भी गवर्नमेंट को दे देंगे, गवर्नमेंट बाउंड रहेगा पूरा क्रॉप प्रोक्योरमेंट करने के लिए। अगर प्राइस आधा अच्छा होगा, ज़्यादा होगा तो उन्होंने ट्रेडर्स को मार्केट में सेल कर देंगे, कम होगा तो MSP में सेल कर देंगे, गवर्नमेंट को सेल कर देंगे। अगर ज़्यादा कम होगा, गवर्नमेंट बाउंड रहेगा 100% प्रोक्योरमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट दिया जाएगा, गवर्नमेंट का पीछे इशू हो जाएगा। इशूज मतलब एक तो फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, इतना बार्डन गवर्नमेंट का बार्डन हो जाएगा, रखेंगे इतना क्रॉप रखेंगे कहाँ। ठीक है, और जो है क्रॉप अगर इंटरनेशनल मार्केट से लो प्राइस में अगर लो प्राइस हो जाएगा, सारी क्रॉप खरीद लेंगे, गवर्नमेंट बेचेंगे कहाँ पे, कोई नहीं लेगा। अब इंटरनेशनल को एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट भी अगर पर हो जाएंगे। दूसरी बात है, अगर प्राइस अच्छा होगा, अगर लो हाई प्राइस में गवर्नमेंट लेंगे तो इन्फ्लेशन भी बाई डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन भी और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा तो सीधे सीधे RBI जो अपना इंटरेस्ट क्या करेंगे, बात कर रहे थे हम, रेपो रेट क्या करेंगे, 2 दिन पहले बात डिस्कस किया। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रेपो रेट भी गवर्नमेंट बढ़ा देगा। रेपो रेट बढ़ने का मतलब जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, जो हम जो इकोनॉमी जो है GDP जो है होल्ड हो जाएगी। GDP मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा जो टैक्स कलेक्शन जो भी डेवलपमेंट बूस्ट मतलब होल्ड हो जाएगी। कई सारी इशूज जो है बाय डिफ़ॉल्ट होल्ड हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अगर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सब्सिडी देंगे फार्मर्स को तो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो उसका वो केस हो जाएगा, उसको भी केस, उसका भी क्लॉज में केस हो जाएगा, ऐसे पहले भी केस हुआ था। ये सारे इशूज जो गवर्नमेंट को हो जाएंगे। सिर्फ ये भी नहीं, अगर 100% क्रॉप गवर्नमेंट ने खरीदना है, फिलहाल आज का तारीख में गवर्नमेंट कितना पड़ने पर 5 ट्रिलियन रुपीज़ के ऊपर ज़्यादा खर्चा होगा, जो बहुत बड़े बर्डन है। ठीक है, हर एक किसान को फायदा क्या, किसान में अभी तो गरीब है, उसको बहुत सारे अगर प्राइस फॉल भी कर दिया तो हर प्राइस जो है उसको पैसे नहीं मिलते हैं। फार्मर्स को जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो क्रॉप प्रोक्योरमेंट होना था, इतना जितना होना था इतना नहीं कर पाते। ये सारी इशू फार्मर्स के है, उसके इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है। MSP लॉ बन जाएगा तो इकोनॉमिक बूस्ट, अब जो फार्मर्स के लिए बूस्ट हो जाएगा, उसका तो श्योरिटी रहेगा इतना क्रॉप जो इतना प्राइस में मिलना ही मिलना है, एक MSP लॉ बन जाएगी। ठीक है, एक कुछ हो जाएगा, एक कुछ पॉइंट फेवर और अगेंस्ट में दोनों पॉइंट है, डिस्कस कर लिया। तो कुछ पॉइंट जो हमने डिटेल व्हाट इज आर्गूमेंट इन फेवर इंक्रीज इन्फ्लेशन, ठीक सारी पॉइंट डिस्कस रिक्स। ठीक है,
स्टोरेज प्रॉब्लम तो है ही है। स्टोरेज प्रॉब्लम क्या, अगर 100% अगर खरीद लेंगे तो स्टोरेज प्रॉब्लम तो इतना स्टोरेज प्रॉब्लम तो है ही, स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। कुछ दिन पहले हम डिस्कस करता था ना, गवर्नमेंट जो है कम 65,000 स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, जो अभी नहीं है। गवर्नमेंट के पास अगर 310 मिलियन मेट्रिक टन अगर प्रोडक्शन है, तो उनको बस आधा 145 मिलियन मेट्रिक टन का क्रॉप रखने की जगह है। इसलिए गवर्नमेंट स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ा रहे, आने वाला दिन में और बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो स्टोरेज कैपेसिटी इतना नहीं है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इसलिए जल्दी इसके ऊपर डिटेल हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर दिया है। इसका प्रीवियस क्वेश्चन कल भी हम डिस्कस किए, तो आज दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिटेल मैटर अगर नहीं है तो कल का एक बार देख लीजिए, और एक बार कल का आर्टिकल देख के कल का जो पब्लिश किया वो देख लीजिए। आज हम तुरंत जो है नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस आरबीआई ने रिसेंटली जो है जनवरी महीने में रिसेंटली कुछ स्टडीज़ की थी, 19 सिटीज़ को उन्होंने स्टडीज़ की थी। वो लोग क्या बोल रहे, कई सारे लोगों ने ऐसा स्टडी दे रहे, कैसे उसको रिकॉर्ड, उसको क्या बताना चाहते गवर्नमेंट को, क्या उनको एम्प्लॉयमेंट पहले से बढ़ा है कि नहीं घटा, प्राइस लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है कि नहीं, कई सारे पॉइंट। ठीक है, इन्फ्लेशन लोन स्ट्रक्चर, कई सारे पॉइंट को स्टडीज़ की। ठीक है, कुछ पॉइंट जो है, कुछ बोले 40% फिर इकोनॉमिक रिसेशन ओवर्स में 40% लोग ऐसा बोल रहे इकोनॉमिक सिचुएशन धीरे 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 खराब हो गया। सिमिलर जो कंडीशन एम्प्लॉयमेंट सीनियर भी बोले एम्प्लॉयमेंट भी धीरे 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 खराब हो गया। इसके ऊपर आरबीआई ने एक एनालिसिस की, उसके ऊपर सेम आर्टिकल हिंदू ने ये आर्टिकल, हिंदू वालों ने ये आर्टिकल पब्लिश की। ठीक है, ये आर्टिकल को ग्राफिकल चार्ट है, ग्राफिकल चार्ट हम ग्राफिकल में समझ में आएगा, क्लियरिटी क्या है समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट ग्राफिक बोल रहे रिस्पॉन्ड दी इकोनॉमिक सिचुएशन हैज़ वर्सन, मतलब 42% लोग ऐसे 42.2% लोग बोले वर्सन हो गया। बीच में और ख़राब पैंडेमिक टाइम में बहुत ख़राब हो गया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन फिर भी अभी जो कंडीशन है 40% लोग बोले इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गया। ठीक है, अभी इतना अच्छा नहीं, वर्सन हो गया। रिस्पॉन्ड हु सेड द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन सेम, एम्प्लॉयमेंट 41.3, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इतना गुड नहीं, मतलब वर्सन हो गया, पहले से डिटोरेट हो गया। ठीक है, इस ग्राफिकली समझना है। रेस्पॉन्ड हुआ से द इनकम लेवल हैव डिक्रीज, इनकम लेवल जो 22% जो है एक्चुअली बहुत इनकम लेवल है डिक्रीज हो गया। ठीक है, पहले प्री पेंडेमिक टाइम में जितना था, अभी इनकम लेवल धीरे 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 डिक्रीज हो गया, 22% ऐसा बताया जा रहा है। और एक रिस्पॉन्ड हु सेड दैट द प्राइस लेवल है इंक्रीज, तो 90% के आसपास जो प्राइस लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बहुत इकोनॉमिकली बहुत इंक्रीज, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा इकोनॉमिकली, बहुत एक स्लो, ये सोचने वाली बात है। चार सौ क्वार्टर टू ग्रोथ जो है, और जो शेयर फ्राम शेयर द ऑर्डर से इंक्रीज, ऑर्डर से 38% बोलता था पहले, ऑर्डर्स हुए धीरे धीरे इनके मतलब शेयर फार्म का ऑर्डर कितना है 38.83% ऑर्डर इंक्रीज किया ऐसे बताया जाए। वैसे मैक्सिमम तो ऑर्डर नहीं है, वैसे बार बार बोलते ऑर्डर नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात कर रहे हैं, कई अदर देन यूएस यूरोप भाई बाकी कंट्री में जाके भी अपना जो ऑर्डर्स लाने के लिए, अपना जो एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के धीरे धीरे गवर्नमेंट बात कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट लगे हुई है। और जो है मैन्युफैक्चरिंग से जो है बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ काफ़ी सारे इशूज ले रहा है, स्टेप्स ले रहा है एग्रीमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ में थर्ड क्वार्टर चलेगा, थर्ड क्वार्टर में सेकेंड क्वार्टर था इंक्रीज हुआ 3.5% इंक्रीज हुआ, ऐसे कुछ पॉइंट है। सो नेट रिस्पॉन्स ऑफ कंपनीज सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, रिस्पॉन्स कंपनीज और सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोल रहे हैं, सर्विस तो पहले ब्लू लाइन में सर्विस सेक्टर में थोड़ा 32.3% हो इंक्रीज हुआ सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वो भी 36.3। इंडियन सर्विस सेक्टर तो थोड़ा मैन्युफैक्चर बेटर है। ठीक है, मैन्युफैक्चर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और इम्प्रूवमेंट करने का इसलिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रहा है। एग्रीकल्चर जो है, देखो एग्रीकल्चर ब्लू लाइन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो उसका डेवलपमेंट लोन मैंडेटेड एग्रीकल्चर हो गया, उसके ऊपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर कुछ सेक्टर है जो उसका रिड्यूस ट्रेंड में, उसका जो लोन सैंक्शन इसमें बहुत रिड्यूस है। बेटा रिटेल सेक्शन में तो अच्छा, रिटेल में तो कभी अच्छा ही रहता है, रिटेल में अच्छा रहता है। दूसरा हो गया आपका सर्विस, रिटेल सर्विस में थोड़ा बेटर है, बाकी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कंडीशन पोर है। एक आर्टिकल है, बस समझने वाली बात है, एक सर्वे एक मतलब इसमें बहुत सारी आने वाला दिन में गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी लेना चाहिए। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रा जो एफडीआई है बहुत पोर है। ठीक है, ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसके एफडीआई बहुत, इन्वेस्टमेंट बहुत पोर रहता है, लोन सैंक्शन बहुत पोर रहता है। ठीक है,
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सेम कंडीशन में, रिटेल सेक्शन में थोड़ा इंक्रीज ट्रेंड में है, लेकिन एक भी गवर्नमेंट के पॉलिसी ट्रेंड है, क्या एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी लेंगे इसके ऊपर आरबीआई के एनालिसिस है। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया का साथ पेरू का जो ट्रीटेड एग्रीमेंट बात चल रहा है, ये 2017 से उनका फर्स्ट स्टार्ट हुआ था और 2019 में 5th राउंड कंप्लीट हो गया था। सोचा जा रहा है इस बार इस साल में जो 2024 दिसंबर तक एंड तक जो है उसका जो ट्रीटेड एग्रीमेंट पर साइन हो जाएगा। ठीक है, पेरू के साथ इंडिया के रिलेशंस, अगर बायलैटरल ट्रेड के बाद इकोनॉमिक की बात करेंगे तो टोटल 2022-23 में जो टोटल ट्रेड हुआ था जो 3.12 बिलियन हुआ था। ठीक है, इसमें जो इंडियन एक्सपोर्टेड गुड और इंडियन जो एक्सपोर्ट किया 365 मिलियन यूएसडी डॉलर हुआ था। इंपोर्ट ज़्यादा किया 2.55 जो बिलियन यूएसडी, मतलब इंपोर्ट बहुत ज़्यादा, बार बार बोलता हूँ इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है इंडिया का, एक्सपोर्ट कम, इंडिया का जो है इंपोर्ट ज़्यादा। इंडिया का जो मेन जो एक्सपोर्ट करता है वो तो कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार हो गया, व्हीकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल, ये सब प्रोडक्ट जो है कॉटन यान ये सब प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करता है। पेरू के साथ इंपोर्ट करता है मेनली जो गोल्ड हो गया और जो है आयरन और प्रोडक्ट हो गया, ये सब प्रोडक्ट जो है उससे इंपोर्ट करता है। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट उसका करता है। तो एक बार डिटेल जिससे देख लेते हैं आर्टिकल को। पेरू देखेंगे, पेरू के साथ जो है जो मगर जियोग्राफिकल देखेंगे, पेरू जो है नीचे ऊपर देखेंगे ब्राज़ील है, ऊपर में नॉर्थ में जो है इक्वेटर कोलंबिया ऊपर है, कोलंबिया इक्वेटर इन नॉर्थ है, ब्राज़ील इन द ईस्ट, बोलिविया इन द साउथ, बोलिविया यहाँ पे, चिली जो है इसमें जो है साउथ में है, पैसिफिक ओशंस जो है इसमें यहाँ पे पैसिफिक ओशंस है, इसमें जो ईस्ट वेस्ट में पैसिफिक ओशंस है। अगर ये पेरू का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जीव को देखेंगे यहाँ पे जो दिस वन पेरू, दिस वन ब्राज़ील, इसमें बोलिविया, एक कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन है। ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट जो है मोटर व्हीकल्स, कॉटन यान, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पेरू में करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। पेरू का जो है मेन लो जो माइनिंग ज़्यादा होता है ना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जो है करते हैं। तो माइनिंग प्रोडक्ट है, इसमें इंडिया का काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो है पेरू के है, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पेरू में वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है। ये तो गोल्ड, सिल्वर जो है कॉन्सेंट्रेट इंडस्ट्रियल लाइक एलुमिनियम जो है, आयरन, एग्री प्रोडक्ट वहाँ पे और लोग पेरू इंडिया के एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम वाला डिस्कस हो गया। एग्रीमेंट इसके पहले भी, अभी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, इसके पहले भी काफ़ी सारे एग्रीमेंट अमेरिका से हुआ था। सम ऑफ द मोस्ट रीजन एग्रीमेंट इंक्लूड कस्टम कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कोऑपरेशन इन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से पेरू के साथ हुआ था, रिन्यूएबल एनर्जी का, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जॉइंट कमीशन एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, MOU कोऑपरेशन जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्स, ये सारी पेरू के साथ हुआ था। असिस्टेंट का बात करें, काफ़ी हेल्प मिला था, 9 टन जो है एसेंशियल मेडिसिन उसका असिस्टेंट के ड्यूरिंग 9 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स पेरू को दिया गया था, सब असिस्टेंट है। कुछ इन्वेस्टमेंट है इवेरिको रिलायंस में जो ऑयल ब्लॉक है उसमें काफ़ी सारी फिको जो है सिविल इंडियन कंपनी हैव इन्वेस्टमेंट इन पेरू माइनिंग सेक्टर में, आयरन ओर जो है मैंगानीज, फॉस्फेट सेक्टर, गोल्ड सेक्टर में सेवल इंडियन कंपनी का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, डिफेंस एग्रीमेंट बात करें, डिफेंस इंडिया पेरू साइन ए डिफेंस एग्रीमेंट द प्रोविजन ऑफ प्रोलिफिकेशंस, इसमें जो है इस एग्रीमेंट में क्या होगा, पेरू जो है इंडियन डिफेंस को जो है ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और जो है इंडियन डिफेंस ऑफिशियल डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इसमें कोची में उसमें स्लॉट बनाया था पेरू का। अगर कल्चरल बात करें पेरू का काफ़ी सारे आदमी जो है 500 इंडियन सिटीजन्स इनसाइड पेरू, इसमें क्या लोग मेनली इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रेड उसमें करते हैं। ठीक है, और जो इंडियन जो हरे कृष्णा, साई बाबा, ब्रह्मा कुमारी, ये सब इंडिया पेरू में है। इंडिया का पेरू का कुछ समिति भी यहाँ पे इंडिया में है, तो भारत मैत्री समिति इंडिया में है, और जो है मुंडा कुछ इंडिया में जो लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं काफ़ी सारी जो है, ये दोनों कल्चरल रिलेशंस काफ़ी समिति इंडिया में है।
200 करोड़ पेरुवन जो है, पेरुवन जो सिविल जो है पेरुवन आदमी जो है इंडिया का अंदर है। एल जो काफ़ी सारी प्रोफेशन इंजीनियर स्टूडेंट्स का इसमें बल है। और इंडिया 500 इंडियंस पेरू का अंदर है। और इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ बात करेंगे, इंडिया का कई सारे कंपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया पेरू का जो है माइनिंग सेक्टर में है, जो ऑलरेडी डिस्कस किया। तो गोल्ड हो गया, उसमें आयरन और कई सारी मैंगनीज सेक्टर में इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट की बात करें, कई सारे एग्रीमेंट डिफेंस सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में इंडिया पेरू का साथ इंडिया का एग्रीमेंट हुआ। अभी जो एग्रीमेंट का बात चल रहा है मेनली जो बात चल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात चल रहा है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब तक हो जाएगा? दिसंबर 2024 तक ये तो होने का चांसेस है। ठीक है, अगर दोनों का ट्रेड बात करेंगे 865 मिलियन USD जो है इंडिया एक्सपोर्ट किया और पेरू ने एक्सपोर्ट किया कम से कम 2.55 जो है USD बिलियन USD, मतलब 3 गुना ज़्यादा। एक उस पॉइंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने तो कई सारी इशूज क्लियरिटी हो जाएगी। एक उस पॉइंट है। एडिबल ऑयल, लास्ट आर्टिकल, एडिबल ऑयल इम्पोर्ट फेल 23%। इंडिया मेनली जो 58% जो एडिबल ऑयल बाहर से इम्पोर्ट करता है। इंडिया एडिबल ऑयल का मेनली जो है सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, पाम ऑयल, तीनों मेल ऑयल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, 58% के ऊपर इंडिया बाहर से इम्पोर्ट करता है। इम्पोर्ट करने का एक तो लो इम्पोर्ट ड्यूटी है, 5.5% इम्पोर्ट ड्यूटी है, 5% जो एग्री प्रोडक्ट, अब 10% एजुकेशन सेस। ठीक है, 8.2 लो इम्पोर्ट ड्यूटी है। ठीक है, इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? पाम ऑयल मेनली जो कहाँ पे से करते हैं? मलेशिया, थाईलैंड से करते हैं, कंट्री से करते हैं। सोयाबीन, सनफ्लावर जो अलग अलग कंट्री से करते हैं। सनफ्लावर आपको अर्जेंटीना और जो है ब्राज़ील से करते हैं। सोयाबीन कैसे करते हैं? और रशिया और यूक्रेन से करते सोयाबीन करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट है डिस्कस कर लेते हैं। डिक्लाइन जो है बढ़ रही, लास्ट मंथ जो इंपोर्ट 1.2 मिलियन टन एडिबल ऑयल बोथ इन क्रूड एंड रिफाइंड, 28% डिक्लाइन तो है ही है। ठीक है, मलेशिया जो है, इंडोनेशिया जो, एक तो क्रूड ऑयल प्राइस डाउन हुआ, लेकिन जो है कुछ ऐसा भी सोचा जा रहा है ये प्राइस जो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे? ये तो जियो पॉलिटिकल इशूज़ है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसकी वजह से भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया जो पाम ऑयल जो इम्पोर्ट इंडिया में इम्पोर्ट करते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा आवाज़ बाहर आवाज़ हो रहा है। ये लोग क्या करते हैं, जो पाम ऑयल जो है, ये जो डीजल में जो है बायोडीजल प्रोडक्शन में ये लोग पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? पाम ऑयल यूज़ करेंगे तो इसमें प्रोडक्शन तो इंपोर्ट में कम हो जाएंगे। इसमें पाम ऑयल जो इसमें इश्यूज है, पॉइंट है। ठीक है, लो इंपोर्ट ड्यूटी बात हो गया। लैंडेड प्राइस का इस पर लैंडेड प्राइस भी डिक्रीज हुआ, लो मतलब प्राइस फॉल हुआ, लेकिन ये प्राइस और धीरे धीरे इंक्रीज होने का चांसेस है। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी कितना लो हो गया? कम तो 5.5% इंपोर्ट टोटल ड्यूटी, 5% एग्री और 10% एडिगेशन सेस है। ठीक है, जो बात करता जो है मलेशिया जो है इंडिया ऑयल, पाम ऑयल मोस्टली कर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से करते हैं। थाईलैंड का बॉर्डरिंग कंट्री हम देखेंगे एज पर मैप का जो देखेंगे, म्यांमार जो है, देखो म्यांमार कहाँ पे, देखो यहाँ ऊपर म्यांमार है, डिस्टेंस थाईलैंड, म्यांमार है, लाओस है, और जो कम्बोडिया, मलेशिया यहाँ पे है। ठीक है, कम्बोडिया यहाँ पे। ठीक है, एक कुछ पॉइंट है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। और भी बहुत सारी चीज़ हम बताने हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कुछ को समझ में नहीं आ रहा वो भी आपको कमेंट में दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू।